पता नहीं ये साजिद कहाँ रह गया। जो भी काम उसके जिम्मे लगाओ बस भूल ही जाओ। उन्हें अचानक अपने मुलाजिम का ख्याल आया जिसके पीछे वो लाउंज में आई थी। बड़बड़ाते हुए वो लाउंज से निकल गई। ये न्यू ईयर नाइट थी। नया साल शुरू होने में 30 मिनट बाकी थे। 10 लड़कों पर मुश्तमिल 14-15 साल के लड़कों का वो ग्रुप पिछले 2 घंटों से अपने मोटरसाइकिल्स पर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर अपने करतब दिखाने में मसरूफ था। उनमें से चंद ने अपने माथे पर चमकदार बैंड्स बांधे हुए थे जिन पर नए साल के हवाले से मुख्तलिफ पैगामात दर्ज थे। वो लोग 1 घंटा पहले पोश इलाके की एक बड़ी सुपरमार्केट में मौजूद थे और वहां वो मुख्तलिफ लड़कों पर आवाजें कसते रहे थे। अपनी बाइक्स पर सवार मुख्तलिफ चक्कर लगा रहे थे। उनके पास फायर क्रैकर्स मौजूद थे जिन्हें वो वक्तन फवक्तन चला रहे थे। 11:15 बजे वो जिम खाने के बाहर मौजूद थे जहां पार्किंग लॉट गाड़ियों से भर चुका था। ये गाड़ियां उन लोगों की थीं जो जिम खाने में नए साल के सिलसिले में होने वाली एक पार्टी में आए थे। उन लड़कों के पास भी इस पार्टी के दावती कार्ड मौजूद थे क्योंकि उनमें से तकरीबन तमाम के वालिदैन जिम खाने के मेंबर्स थे। वो लड़के अंदर पहुंचे तो 11:55 हो रहे थे। चंद मिनटों बाद डांस फ्लोर समेत तमाम जगहों की लाइट्स ऑफ हो जाती थी और उसके बाद बाहर लॉन में आतिशबाजी के एक मुजाहरे के साथ नया साल शुरू होने पर लाइट्स ऑन होना थी। इसके बाद तकरीबन तमाम रात वहां रक्स के साथ साथ शराब पी जाती जिसका एहतमाम नए साल की इस तकरीब के लिए जिम खाना की इंतजामिया खास तौर पर करती थी। लाइट्स ऑफ होते ही वहां एक तूफान बदतमीजी का आगाज हो जाता था और वहां मौजूद लोग उसी तूफान बदतमीजी के लिए वहां आते थे। 15 साल वो लड़का भी 10 लड़कों के इस ग्रुप के साथ आने के बाद उस वक्त डांस फ्लोर पर रॉक बीट पर डांस कर रहा था। डांस में उसकी महारत काबिले दीद थी। 12 बजने में 10 सेकंड रह जाने पर लाइट्स ऑफ हो गई और ठीक 12 बजे लाइट्स यकदम दोबारा ऑन कर दी गई। अंधेरे के बाद सेकंड्स गिनने वालों की आवाजें अब शोर और खुशी के कहकाहों और चीखों में बदल गई थी। चंद सेकंड्स पहले थम जाने वाला म्यूजिक एक बार फिर बजाया जाने लगा। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्किंग में आ गया जहां बहुत से लड़के अपनी अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे। उन्हीं लड़कों के साथ बियर के कैन पकड़े वो वहां मौजूद एक गाड़ी की छत पर चढ़ गया। उस लड़के ने गाड़ी की छत पर खड़े खड़े अपनी जैकेट की जेब से बियर का एक भरा हुआ कैन निकाला और पूरी कुव्वत से कुछ फासले पर खड़ी एक गाड़ी की विंड स्क्रीन पर दे मारा। एक धमाके के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन चूर चूर हो गई। वो लड़का इत्मीनान के साथ अपने बाएं हाथ में पकड़ा कैन पीता रहा। वो पिछले आधे घंटे से कामरान को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था। स्क्रीन पर मौजूद स्कोर में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था। शायद इसकी वजह वो मुश्किल ट्रैक था जिस पर कामरान को गाड़ी ड्राइव करनी थी। सालार लाउंज के सोफों में से एक सोफे पर बैठा अपनी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था मगर वक्तन फवक्तन नजर उठाकर टीवी स्क्रीन को भी देख रहा था जहां कामरान अपनी जिद्दोजहद में मसरूफ था। ठीक आधे घंटे बाद उसने नोटबुक बंद करके सामने पड़ी मेज पर रख दी। फिर मुंह पर हाथ रखकर जमाई रोकी। दोनों टांगे सामने पड़ी मेज पर रखकर और दोनों हाथों की उंगलियां सर के पीछे बांधे वो कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा जहां कामरान अपने तमाम चांसेस जाया करने के बाद एक बार फिर नया गेम खेलने की तैयारी कर रहा था। क्या प्रॉब्लम है कामरान? सालार ने कामरान को मुखातिब किया। ऐसे ही नया गेम लेकर आया हूं मगर स्कोर करने में बड़ी मुश्किल हो रही है। कामरान ने बेजारी से कहा। अच्छा मुझे दिखाओ। उसने सोफे से उठकर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ से ले लिया। कामरान ने देखा पहले 20 सेकंड ही सालार उसे जिस स्पीड पर दौड़ा रहा था उसी स्पीड पर कामरान अब तक नहीं दौड़ पाया था। जो ट्रैक उसे बहुत मुश्किल लग रहा था वो सालार के सामने एक बचकाना चीज महसूस हो रहा था। 1 मिनट बाद वो जिस स्पीड पर गाड़ी दौड़ा रहा था उस स्पीड पर कामरान के लिए उस पर नजरें जमाना मुश्किल हो गया जबकि सालार इस स्पीड पर भी गाड़ी को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किए हुए था। 3 मिनट के बाद कामरान ने पहली बार गाड़ी को डगमगाते और फिर ट्रैक से उतरकर धमाके के साथ तबाह करते देखा। कामरान ने कुछ मुस्कुराते हुए मुड़कर सालार को देखा। गाड़ी क्यों तबाह हुई थी? वो जान गया था कि रिमोट अब सालार के हाथ के बजाय मेज पर पड़ा था। वो अपनी नोटबुक उठाए खड़ा हो रहा था। कामरान ने सर उठाकर उसे देखा। बहुत बोरिंग गेम है। कामरान ने तबसरा किया और कामरान की टांगों को फलांगते हुए लाउंज से बाहर निकल गया। कामरान होंठ भींचे 7 हिस्सों पर मबनी उस स्कोर को देख रहा था जो स्क्रीन के कोने में जगमगा रहा था। कुछ न समझ आने वाले अंदाज में उसने बैरूनी दरवाजे को देखा जिससे वो गायब हुआ था। वो दोनों एक बार फिर खामोश थे। असजद को उलझन होने लगी। इमामा इतनी कमगो नहीं थी।
जितनी उसके सामने हो जाती थी। पिछले आधे घंटे में उसने गिनती के लफ्ज बोले थे। वो उसे बचपन से जानता था। वो बहुत खुश मिजाज थी। उन दोनों की निस्बत ठहराए जाने के बाद भी इब्तदाई साल में उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। असजद को उससे बात करके खुशी महसूस हो रही थी। वो बला की हाजिर जवाब थी। मगर पिछले कुछ सालों में वो यकदम बदल गई थी और मेडिकल कॉलेज में जाकर तो ये तब्दीली और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। असजद को बाज दफा यूं महसूस होता जैसे उससे बात करते हुए वो हद दर्जे मोहतात रहती थी। कभी वो उलझी हुई महसूस होती और कभी उसे उसके लहजे में अजीब सी सर्द महरी महसूस होती। उसे लगता वो जल्द अज जल्द उससे छुटकारा पाकर उसके पास से उठकर चली जाना चाहती है। उस वक्त भी वो ऐसा ही महसूस कर रहा था। मैं कई बार सोचता कि मैं खामखाही तुम्हारे लिए यहाँ आने का तरद्दुद करता हूँ। तुम्हें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा कि मैं आऊं या ना आऊं। असजद ने गहरी सांस लेकर कहा। वो उसके मुकाबिल लॉन चेयर पर बैठी दूर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी हुई बेल को घूर रही थी। असजद की शिकायत पर उसने गर्दन हिलाए बगैर अपनी नजरें बेल से हटाकर असजद पर मरकूज कर दी। असजद ने सवालिया नजरों से उसे देखा, मगर वो खामोश रही तो उसने लफ्जों में कुछ रद्द-बदल के साथ अपना सवाल दोहराया। तुम्हें मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमामा। क्यों, ठीक कह रहा हूं मैं? अब मैं क्या कह सकती हूँ इस पर? तुम कम से कम इनकार तो कर सकती हो, मेरी बात को झुठला सकती हो कि ऐसी बात नहीं है, मैं गलत सोच रहा हूँ और ऐसी बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, इमामा ने उसकी बात काट कर कहा। उसका लहजा अब भी उतना ही ठंडा और चेहरा उतना ही बेतासुर था जितना पहले था। असजद एक ठंडी सांस लेकर रह गया। हाँ, मेरी दुआ और ख्वाहिश तो यही है कि ऐसा ना हो और मैं बाकी गलत सोच रहा हूँ, मगर तुमसे बात करते हुए मैं हर बार ऐसा ही महसूस करता हूँ। किस बात से आप ऐसा महसूस करते हैं? इस बार पहली बार असजद को उसकी आवाज में कुछ नाराजगी झलकती हुई महसूस हुई। बहुत सी बातों से तुम मेरी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती। हालांकि मैं अपनी बात का ढंग से जवाब देने की भरपूर कोशिश करती हूँ, लेकिन अब अगर आपको मेरे जवाब पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकती हूँ? असजद को इस बार बात करते हुए वो कुछ मजीद खफा महसूस हुआ। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे जवाब पसंद नहीं आए? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरी हर बात के जवाब में तुम्हारे पास हाँ और नहीं के अलावा कुछ नहीं होता। बाज दफा मुझे लगता है कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुम ठीक हो तो मैं उसका जवाब हाँ या नहीं में ही दूंगी। हाँ और नहीं के अलावा इस सवाल का जवाब किसी तकरीर से दिया जा सकता है तो आप मुझे वो दे दें, मैं कर दूंगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। हाँ और नहीं के साथ भी तो कुछ कहा जा सकता है, और कुछ नहीं तो जवाबन मेरा हाल ही पूछ सकती हो। मैं आपका क्या हाल पूछूं? जाहिर है अगर आप मेरे घर आए हैं, मेरे सामने बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि आप ठीक हैं, वरना आप इस वक्त अपने घर के बिस्तर पर पड़े होते। ये फॉर्मेलिटी होती है इमामा। अरे आप जानते नहीं, मैं फॉर्मेलिटीज पर यकीन नहीं रखती। आप भी मुझसे मेरा हाल ना पूछा करें, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगी। असजद जैसे लाजवाब हो गया। ठीक है, फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, बंदा कोई और बात कर लेता है, कुछ डिस्कस कर लेता है, अपनी मसरूफियात के बारे में ही कुछ बता देता है। असजद, मैं आपसे क्या डिस्कस करूं? आप बिजनेस करते हैं, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं। आपसे मैं क्या पूछूं? स्टॉक मार्केट की पोजीशन, ट्रेंड बुलिश था या बियरिश, इंडेक्स में कितने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, या अगली कंसाइनमेंट कहाँ भेज रहे हैं, इस बार गवर्नमेंट ने आपको कितनी रिबेट दी? उसका लहजा अब भी उतना ही सर था। या आपसे एनाटॉमी डिस्कस करूं, कौन से अवामिल इंसान के जिगर को मुतासिर करते हैं, बाईपास सर्जरी में इस साल कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल की गई है, दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कितने से कितने वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। तो हम दोनों की मसरूफियात तो ये हैं। अब इनके बारे में डिस्कशन से आप और मैं मोहब्बत और बेतकल्लुफी की कौन सी नई मंजिलें तय करेंगे? वो मेरी समझ से बाहर है। असजद का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो इस लम्हे को कोस रहा था जब उसने इमामा से शिकायत की थी। और भी तो मसरूफियात होती हैं इंसान की। असजद ने कदरे कमजोर लहजे में कहा, नहीं, पढ़ाई के अलावा मेरी तो और कोई मसरूफियात नहीं है। इमामा ने कतईयत से सर हिलाते हुए कहा, पहले भी तो हम दोनों आपस में बहुत सी बातें करते थे। इमामा ने उसकी बात काट दी। पहले की बात छोड़े, अब मैं वक्त जाया करना अफोर्ड नहीं कर सकती। हैरत मुझे आप पर हो रही है कि आप बिजनेसमैन होकर इतनी इमेच्योर और इमोशनल सोच रखते हैं। आपको तो खुद बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। असजद कुछ न बोल सका। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ता है वो हम दोनों जानते हैं। अब अगर आप मेरे प्रैक्टिकल अप्रोच को बेइल्तिफाती, बेनियासी, नाराजी समझें तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं इस रिश्ते को अहमियत देती हूँ, वरना कोई अजनबी तो इस तरह यहाँ मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पी सकता। वो एक लम्हे के लिए रुकी
اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کی پیداوار ہیں، نہ میں کوئی ہیر ہوں اور نہ برانجے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سر انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اسجد کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کی واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اسجد کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے آپ سے 18 سال بڑی لگنے لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اسجد کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمر میں چلی گئی تھی۔ وہ خود ایک بار پھر بریٹین میں آ گیا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اسجد کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اسجد نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اسجد، میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اسجد کا دن نہیں تھا، اسجد نے اعتراف کیا۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اناٹمی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔ امامہ کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اسجد کو مزید شرمندہ کر دیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے، شاید نہیں یقیناً، اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ اسجد نے گہرا سانس لے کر کہا۔ امامہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اسی لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جذب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم ہی اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اسجد کو لگا وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک بہت بڑی کوٹھی کے عقب میں موجود ٹیکسی سے میوزک کی آوازیں باہر لان تک آ رہی تھی۔ باہر موجود کوئی بھی شخص ٹیکسی کے اندر موجود لوگوں کی قوت برداشت پر حیرانی کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن وہ ٹیکسی کے اندر موجود لوگوں کی حالت دیکھ لیتا تو وہ اس حیران کن قوت برداشت کی وجہ جان جاتا۔ ٹیکسی میں موجود 6 لڑکے جس حالت میں تھے، اس حالت میں اس سے زیادہ تیز اور بلند میوزک بھی ان پر اثر انداز نہ ہو سکتا تھا۔ اور جہاں تک 7ویں لڑکے کا تعلق تھا تو وہ ایسی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا تھا۔ انیکسی کا وہ کمرہ اس وقت دھوئیں کے مرغولوں اور عجیب قسم کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ قالین پر ایک مشہور ریسٹورنٹ سے لائے گئے کھانوں کے کھلے ہوئے ڈبے اور ڈسپوزیبل پلیٹس، چمچے بھی پڑے تھے۔ قالین پر کھانے پینے کی بچی کچی چیزیں اور ہڈیاں بھی ادھر ادھر پھینکی گئی تھیں۔ سافٹ ڈرنک کی پلاسٹک کی بوتلیں بھی ادھر ادھر لڑک رہی تھیں۔ کیچپ کی بوتلوں سے نکلنے والی کیچپ قالین کو کچھ اور بدنما بنا رہی تھی۔ وہ 7 لڑکے اسی قالین پر ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے قالین پر بیئر کے خالی کینز کا ایک ڈھیر بھی لگا ہوا تھا، اور تفریح کا یہ سلسلہ وہیں تک نہیں رکا تھا۔ اس وقت وہ ان ڈرگز کو استعمال کرنے میں مصروف تھے جن کا انتظام ان میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں وہ تیسری بار اس ایڈونچر کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور 3 مواقع پر وہ 4 مختلف قسم کی ڈرگز استعمال کر چکے تھے۔ پہلی بار انہوں نے وہ ڈرگ استعمال کی تھی جو ان میں سے ایک کو اپنے باپ کے دراز سے ملی تھی۔ دوسری بار انہوں نے جو ڈرگز استعمال کی تھی وہ انہوں نے اپنے ایک اسکول فیلوز کے توسط سے اسلام آباد کے ایک کلب سے خریدی تھی۔ اور اس بار وہ جو ڈرگ استعمال کر رہے تھے وہ انہوں نے ایک ٹرپ پر راولپنڈی کی ایک مارکیٹ میں افغان سے خریدی تھی۔ تینوں مواقعوں پر انہوں نے ان ڈرگز کے ساتھ الکوہل کا استعمال کیا تھا، جس کا حصول ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان 7 لڑکوں میں سے 6 لڑکے پوری طرح نشے میں تھے۔ ان میں سے ایک ابھی بھی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ڈرگز کو سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ 2 لڑکے سگریٹ پیتے ہوئے باقی لڑکوں کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی گفتگو کر رہے تھے۔ صرف 7واں لڑکا مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ پمپل سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ تنگ ڈوری میں 3-4 تانبے کی عجیب سی شکلوں کے زیورات پروئے ہوئے تھے۔
एल्विस प्रेस्ले स्टाइल्स के कॉलर वाली एक चेकदार डार्क ब्लू शर्ट के साथ एक बेहुदा सी सुरमई जींस पहने हुए था, जिसके दोनों घुटनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। उसने आंखें खोलकर अपने दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक उचटती नजर डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर उस सुर्खी के बावजूद ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए टिबिया में मौजूद बाकी ड्रग्स कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ उसे सूंघने लगा। काफी देर बाद उसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पोर पर थोड़ी सी ड्रग रखकर जबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी, तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे ही लम्हे उसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा सुर्ख हो रही थीं, मगर अभी भी वो अपने होश हवास में था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बेयर के केन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग्स के जायके को साफ करने की कोशिश की। केन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग्स को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के उस वक्त नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी उसी तरह बैठा केन में मौजूद बेयर के घूंट लेते हुए पुरसोच अंदाज में उन सबको देखता रहा। उसकी आंखें अब मुतवरिम हो रही थी, मगर उनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये उसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि उसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा। उसने खड़े होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने कारपेट से की रिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर उसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतवर्रिम और सुर्ख आंखों से उसने कमरे में एक नजर दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने जॉकर्स पहने, उनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेटकर गिरा बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियां उतरते हुए अपनी नाक से कोई चीज बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होंठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। उसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउजर की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा खून साफ किया। उसके बाद उसी रुमाल के साथ उसने अपनी नाक से चमकने वाला खून साफ किया। उसे अपने हलक में कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसने खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। उसे अब अपने सीने में घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरी सांस लेकर उसने घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियां उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठटक कर रह गया। उसकी नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर एकदम कोई चीज पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में उसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून। वो उसे देखता रहा। गोल्फ क्लब में तकरीबें तकसीम इनामात मुनक्किद की जा रही थी। 16 साला सालार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पार के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए उस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफीज की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल उस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए भी मुमकिन था भी नहीं। फखरी अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाएं तरफ बैठी अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ में उसकी 13वीं और इस साल की 4थी ट्रॉफी है। हर चीज का हिसाब रखते हो तुम, उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शौहर से कहा, जिसकी नजरें उस वक्त मेहमान खुसूसी से ट्रॉफी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज थी। सिर्फ गोल्फ का और क्यों, वो तुम अच्छी तरह जानती हो।
सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा जो अब सेट की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी। आई बेट अगर ये उस वक्त मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी उस वक्त उसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरी अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। उसकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावे पर कोई हैरानी नहीं, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में ये एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था, वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। उसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18वां होल पर खेले जाने वाला गोल्फ मैच याद आया। रफ में तफाकन गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर लाया था, उसने जुबैर को महवे हयात कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा 18 होल के खात्मे तक किसी को भी ये याद नहीं था कि उसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रफ से खेले जाने वाली शॉट ने अगर उसे महवे हैरत किया था तो सालार सिकंदर के पटर्स ने उसे दम बखुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर उसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और उसके होल के दरमियान मौजूद फासले को नापा था और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते हुए सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा जो गोल्फ कार्ट को पकड़े सालार को देख के बड़बड़ा रहा था। अभी अच्छा नहीं खेल रहा? जुबैर ने इस्तेहजाजी अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ में ना जाती, कैडी ने बड़े मामूली अंदाज में उन्हें बताया। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया और जुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फखरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूंगा। जुबैर ने कुछ खिफ़त के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए देखा। एनी टाइम एनी प्लेस, उन्होंने सालार की तरफ अपने भाई को पूरे एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा। मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूँ। उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया। किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में उससे हारा हूँ। वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा? उसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज लफ्ज पर जोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा।